होते हैं, B2C के जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये बहुत सारे डेटा से डील करते हैं, बहुत सारे पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से डील करते हैं। जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा टेलीफोन नंबर हो गया, हमारा ईमेल आईडी हो गया, हमारा पर्टिकुलर हमारा आधार नंबर हो गया, या सम मार्क हो गया, कोई बीमारी हो गई, जैसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको हमारे बीमारी की भी के बारे में जानकारी होती है। तो ये सब चीजें जो है लॉ एक पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रूप में डिफाइन करती है, और ये भी बोलती है कि बिना मेरे इच्छा के या बिना मेरे परामर्श के आप उस डेटा को किसी दूसरे को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ लॉ डेवलप हो रहा है। यूरोप में दे समथिंग कॉल्ड GDPR, आप लोग को पता होगा। तो वहां पे कानून बहुत जनरल डेटा प्रिंसिपल्स बहुत पहले से है, तो वो कंप्लायंस आपको करना पड़ता है। अगर अगर आप कंप्लायंस अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत भारी उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, लाखों में उसका दंड होता है। तो डेटा प्रिवेसी एज अ कानून अगर हम समझते हैं तो क्या है बेसिकली, वो बेसिकली पहला राइट है, राइट टू फॉरगेट। अगर मैंने आपको डेटा किसी चीज के लिए अगर दिया है और कुछ समय के बाद मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे मेरा डेटा वापस चाहिए, या मुझे मेरा डेटा आप डिलीट कर दीजिए, देन आई कैन राइट इट टू यू, एंड देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू डिलीट माय डेटा। आपको मेरा डेटा डिलीट करना पड़ेगा, आप मेरी इच्छा के बिना मेरा डेटा आप नहीं रख सकते हैं। देन राइट टू रिट्रीव, अगर आपने मेरा डेटा डिलीट कर दिया है एंड यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कीप द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे पहले हमारे यहाँ लॉ हुआ करता था कि मार्कशीट जो है उसको आपका 12 साल तक रहेगा, तो 12 साल तक मैं कभी भी जाके मार्कशीट अपना मांग सकता था। तो राइट टू रिट्रीव का भी एक राइट होता है कि मैं आप जो मेरा डेटा है आप डेटा रूम में रखिए, मैं जिस समय चाहूंगा वो डेटा मैं आपसे आपसे मांग सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपको उसका बहुत सारा प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है, अंडर द IT दिस थिंग, कि डेटा लीक नहीं हो। क्योंकि क्या होगा, अगर डेटा लीक हो जाएगा देन एक तो आप अपना गुडविल खो दीजिएगा मार्केट में, आप अपना रेपुटेशन खो दीजिएगा, एंड देन यू विल लूज योर एंटायर नेम एंड बिजनेस। सो यू हैव टू डेवलप क्वाइट सिक्योर प्रोटोकॉल्स आल्सो, सो देयर इज अ प्रॉपर एन्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। नाउ एक्सेस कंट्रोल से क्या आप समझते हैं, जैसे आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके सिस्टम में है या आपके सर्वर में है, तो उसको किसको किसको एक्सेस है? एवरीबॉडी इज गेटिंग एक्सेस। CEO को भी मिलता है क्या? अकाउंटेंट को भी मिलता है क्या? एसोसिएट को ही मिलता है क्या? इज एवरीबॉडी गेटिंग एक्सेस? सो you need to put proper access control over those data, because your data is your mind। उसके भी सिक्योरिटी फीचर्स आपको सारे बिल्ड करने पड़ते हैं उस सिस्टम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एज एंड व्हेन द रूल्स कम अप एज ऑन टुडे, इट्स ओनली एन एक्ट एज ऑन टुडे। तो एक्ट एज सच जब तक हमारे रूल्स नहीं आ जाते हैं तब तक तो ये अभी जो पूरा कानून जो डेटा का पास हुआ है इसके बारे में ये पूरा स्वरूप क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एज एंड व्हेन जब रूल्स आ जाएंगे तब इसका जो है द क्लाउड विल गेट मोर क्लियर, एंड देन वी विल हैव अ प्रॉपर मोर मीनिंगफुल डिस्कशन एंड that what controls that we need to and do to ensure proper data control. Insurance is very important topic that you need to understand friends। क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे चीजों से डील करते हैं जिसमें हम थर्ड पार्टी के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। वहां पे कुछ जैसे हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, हम अपनी मेडिकल की इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये जो पूरा जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट जो है एक लॉ में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का जो है वो इंडिविटी पे चलता है। इंडिविटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इंडिविटी कॉन्सेप्ट बेसिकली सेज दैट द लॉस हैज टू बी मेड गुड। जो भी खर्च हुआ है जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में चला गया है, तो मान लीजिए लाख रुपए लग गए, 50 लाख लग गए, 10 लाख लग गए, तो वो पैसा दूसरा आदमी भरता है। तो द कॉन्सेप्ट इज व्हेन द थर्ड पर्सन पेज फॉर द मनी दैट यू हैव लॉस्ट और दैट यू हैव इनकर्ड, दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड एज इंडेमनिटी। सो जो ये पूरा जो इंश्योरेंस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इंडेमनिटी बोलते हैं। और ये क्यों जरूरी है? जैसे एक कीमैन इंश्योरेंस होता है, हम कंपनीज लॉ में अगर आप जो कंपनी लॉ जानते हैं, जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, की में पर्सन होते हैं, उनसे कुछ गलती हो जाती है, या जो डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो उनके गलती के लिए मान लीजिए उनसे गलती से किसी को क्षति पहुंच जाती है तो हम उस पर क्लेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट स्टार्टअप है, किसी को मान लीजिए किसी को प्रोडक्ट भेजना है, और अगर मान लीजिए उसने इंश्योरेंस नहीं करके रखा है तो रास्ते में कहीं पे ट्रक गिर गया,
कहीं पे ट्रक में आग लग गया, तो आप क्या करेंगे? एक तो कस्टमर ने तो आपको पैसे दे दिए, आपने वो पैसे कंज्यूम किए, करेक्ट, वो पैसे कंज्यूम करके आपने मटेरियल बनाया, आपने अपने कस्टमर भेजा, बट आपके पास इंश्योरेंस नहीं था और वो गुड्स जो है डैमेज हो गए, then you have to come up from your own pocket. Therefore, that is the time where insurance becomes very very important for you. So please understand that insurance जो है आपका जो रिस्क है, आपके उस रिस्क को मिटिगेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इंश्योरेंस को बेसिकली मेडिकल या गाड़ी इसी इंश्योरेंस के रूप में आजकल देखते हैं, तो ऐसा ही आवश्यक नहीं है। आप अपने बिजनेस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस लॉसेस को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके बारे में अध्ययन कीजिए कि आपका जो थर्ड पार्टी जो आपका डीलिंग है या थर्ड पार्टी कैलकुलेशन है कितना ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे रिस्क की संभावना है, और उस सारे रिस्क को मैं इंश्योरेंस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और उसके हिसाब से, और इंश्योरेंस कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, क्योंकि एक इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है और उसमें फिर री इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो उससे क्या होता है, आपको जो अननेसेसरी अपने पॉकेट से जो पैसे देने पड़ेंगे उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ वी टॉक ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे कंपनीज हैं, सर जीएसटी के बारे में बता रहे थे अभी। तो कंप्लायंस क्यों जरूरी है? बिकॉज आप कंप्लायंसेस अगर अपना कंप्लीट रखेंगे देन आपकी आजकल पेनल्टी बहुत सारी लगती है। येस्टरडे मैं किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का काम करना चाह रहा था, तो मुझे पता चला कि जो महानुभाव थे उन्होंने अपना केवाईसी दिन का केवाईसी नहीं किया हुआ है, तो उनको 5,000 रुपए दंड भरने पड़े और 1,000 रुपया और कुछ भरना पड़ा, तो उनको 6-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा भरने पड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंप्लायंस कीजिए। टीडीएस अगर आप किसी इंप्लॉय का काट रहे हैं तो टीडीएस भरिए, आप जीएसटी किसी का काट रहे हैं तो प्रॉपर जीएसटी भरिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्लायंस रहेगा तो आपका जीवन भी सुचारू रहेगा, और अननेसेसरी जो बाकी इतर जो दर्द होता है उससे भी आप दूर रहेंगे। क्योंकि आजकल एवरीथिंग हैज बिकम सो ओपन दैट यू गेट नोटिसेस कि आपने ये नहीं भरा, टाइम से भरा, आपने ये साइन नहीं भरा, आपने पीएफ नहीं भरा, तो वो क्या होगा, उसमें आपका बहुत सारा आपका एनर्जी जाएगा अननेसेसरीली। यू विल बी इन्वॉल्वड इनटू लॉट ऑफ hassles which you are not required to involve yourself. Therefore, it is important that you should comply, make yourself compliant. You should also know what is the law which is developing. क्योंकि क्या होता है आजकल अलग अलग जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, डीप फेक के बारे में कोई लोग जानते नहीं थे, अचानक से डीप फेक का कॉन्सेप्ट आ गया। विराट कोहली का कुछ अलग चेहरा बन रहा है, ऋषिका मंदाना का कुछ चेहरा अलग बन के आ रहा है, तो सरकार ने डीप फेक के बारे में कुछ नई पॉलिसी बनाई। तो लॉ इज इवॉल्विंग एवरी डे। So it is very important that you should, make yourself legally aware about what is happening, what is not happening. As I said, हमारे यहाँ एक आस्क लीगल स्टार्टअप निकल का कॉन्सेप्ट है, हमारा एक इनिशिएटिव है। आपको किसी के बारे में जानना चाहिए तो आप आ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने इम्प्लॉइज को बताएं, क्योंकि इसी क्या है, एक कंपनी का जो पूरा वर्कफोर्स है वो इम्प्लॉयज रहता है। यू हैव टू डेवलप दैट कंप्लायंस कल्चर। आपके यहाँ प्रॉपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, उनकी मीटिंग बहुत बार क्या होता है, हम मीटिंग खाना पूर्ति के लिए हम सीएस को बोलते हैं, सीएस 4 मीटिंग दिखाता है, 4 मीटिंग के मिनट्स फाइल कर देता है। बहुत बार होता है, आज भी होता है, बट आप प्लीज वैसा नहीं करें। आप प्लीज समझें कि कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ज्यादा आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, क्या होता है कल को जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो ये सारा चीज जो है, आपका जो कंप्लायंस है वो ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बन जाता है। और ड्यू डिलिजेंस में कुछ अगर कमी दिखती है तो या तो आपको इन्वेस्टर फिर बोलेगा कि नहीं भैया, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन नॉन कंप्लायंट कंपनी, और नहीं तो फिर उसको खाना पूर्ति करने के लिए आपको कहीं पेनल्टी भरना पड़ेगा, कहीं दंड भरना पड़ेगा। इट विल बी ह्यूज हैसल फॉर यू इन दैट केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं। अभी शायद आप स्टार्टअप्स हैं, बट धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो आपकी जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। इट इज बेसिकली मोर टू डू विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इक्वली बेसिकली वही कॉन्सेप्ट जो है सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आता है। तो ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या होता है, पूरे फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी रहती है, और ट्रांसपेरेंसी रहने से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी जो है बहुत क्लियर रहती है कि इस काम के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और 3 मान लीजिए भाई बहन माता पिता
पत्नी एक घर की है और एक कोई एक्सटर्नल आदमी है, बाहर का कोई एक्स एडवाइजर है। तो बहुत बार क्या होता है, ये जो काफी आजकल राजनीतिक चर्चा भी चल रही है परिवारवाद की, तो वो क्या होता है, परिवार में ये सब लोग घुल मिल के रह जाते हैं और वो बहुत सारी चीजें फोर्थ डायरेक्टर को नहीं बताएंगे या बाकी शेयर होल्डर्स को नहीं बताएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो चौथा आदमी है वो अंधकार में रहता है, और ये जब इश्यू सारी जब आती है तो फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न आ जाता है कि आपका जो अकाउंटेबिलिटी वो कम हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी रखें। इवन इफ इट इज अ फैमिली कंपनी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। जो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, सपोज आप कंपनी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, किसी कंपनी को, और उस कंपनी में मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट है, पिक्यूनरी हो सकता है, मेरा कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो वी शुड डिस्क्लोज दैट इंटरेस्ट कि भाई कंपनी अगर किसी को काम देना चाह रही है, किसी कंपनी को, तो वो कंपनी में मेरा एक ऐसा इंटरेस्ट है। सो यू शुड डिस्क्लोज योर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए कि वो आदमी 4 काम करना था, वो 4 नहीं करके उसने 3 ही कर दिया, पर चूंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपको जो 3 काम को आप बोलेंगे हाँ 4 काम कर दिया, पैसा रिलीज कर दो, तो पीपल विल रिलाई ऑन यू। बट when people will come to know that you have not given a proper certification, then your credibility goes down, your accountability goes down. It is very important that we should be transparent in our functioning. We should be, transparent in our approach, because a lot of accountability is there. It is very equally important that हम जो भी कर रहे हैं, it is all compliant with government policies. जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के कानून है, इसके साथ सब कुछ। इससे क्या होता है ना, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में। क्योंकि क्या होता है, इफ यू आर गुड देन योर एम्प्लॉय विल ऑलवेज लुक अप टू यू। अगर आप ही कुछ दिस दैट काम कर रहे हैं, 3-5 का काम अगर कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय आपके बारे में ही उल्टा पलटा सोचेगा। देन जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो एम्प्लॉय के बीच में जो बनती है, वो नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल हम फॉलो करें, सो दैट और ये सब ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्या होता है कि आदमी टू कट एक शॉर्टकट अप्लाई करता है, और शॉर्टकट अप्लाई करने के चक्कर में द ग्रोथ इज कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज द मोमेंट यू आर कॉट और द मोमेंट यू आर क्वेश्चन, then lot of your energy, lot of your time goes in explaining those things, goes in rectifying those things, goes in correcting those things, and that will eat your time. You will do nothing else. So please do not play shortcuts. Please be very open. Please be very transparent, and please be very compliant. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आप लोग के लिए। हम जब फंडिंग के स्टेज पे जब आते हैं, तो क्या क्या चीजों का हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, बिफोर जब आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपना सारा मिनट्स आपका प्रॉपर है कि नहीं, आपके ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर फाइल्ड है कि नहीं, आपकी जीएसटी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फंड रेजिंग के पहले सारा का सारा कंप्लायंस कंप्लीट करें। उससे क्या फायदा होता है कि जो फंड रेजिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। तो वो एक विक्टर है। और आप ये हरदम ध्यान रखिएगा कि फंड रेजिंग का बहुत सारा तरीका होता है। इट इज नॉट दैट कोई बड़ा वेंचर कैपिटल आके इन्वेस्ट करे। ऑल्टरनेटिव फंडिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी इन्वेस्ट कर देते हैं। बट ये सारा चीज करने के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आप में जो इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टर के साथ आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। क्योंकि आप एक ख्याल रखिएगा कि ये जो फंडिंग जो है, यही आपका जो आपका इक्विटी जो आपकी कंपनी की है, वही आपका सारा धरोहर है। तो आप अपनी इक्विटी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपनी इक्विटी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो तीसरा बंदा जो आ रहा है कंपनी में इन्वेस्टर, हाउ आर यू ट्राइंग टू एंश्योर दैट ही इज नॉट बिकमिंग टू मच ऑफ एन इंटरफेयरिंग फॉर यू। नहीं तो क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला लेके आता है और फिर वो दिस दैट चालू कर देता है। वो बोलेगा नहीं आप ऐसे करो, आप वैसे करो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। देन आप उसका ईगो संभालने में आपका पूरा टाइम चल जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट विद दैट पर्सन, you should ensure that is a proper document. Then you should also ensure that your rights, his rights, your obligations and his obligations are properly defined. अब बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैं पैसा लेना चाहता हूं, क्या मुझे कितना इक्विटी देना चाहिए। तो प्लीज फ्रेंड्स आप ये रिमेंबर कीजिए, आप ये याद रखिए कि पैसा लेने के लिए इक्विटी देना ही सिर्फ एक ही रूट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
आप उनको डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं या आप उनको प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं। अगर आप उनको डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर देंगे तो आपका इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता है, और अगर आपका इक्विटी डाइल्यूट नहीं होता है तो उस परिस्थिति में आपका इक्विटी पूरा पूरा कंट्रोल पे आपका बना रहता है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कोई आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो आप अपना शेयर ही ट्रांसफर करें उनको, ऐसा आवश्यक नहीं है। डिवेंचर एक डेट डॉक्यूमेंट होता है, मैंने जिसको हम लोन बोल सकते हैं, वो टाइप का होता है। प्रेफरेंस शेयर एक डेट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बट इसमें आपका अपना शेयर कैपिटल नहीं जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं, तो इसको बहुत अच्छे ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है कि स्टेज पे आपको फंडिंग के लिए जाना है। आपका अभी पास, जिसमें हम दो सुनते हैं, सीरीज ए, सीरीज बी, प्री मनी, प्रोटोटाइप, तो ये कौन से स्टेज पे आप फंडिंग के लिए जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे फंडिंग के लिए चले जाते हैं तो आपका बहुत सारा इक्विटी जा सकता है। तो you have to decide at what stage, probably at a stage where you have something in your hand, you can visualize your idea। अगर कोई आपका ऐप बेस्ड सर्विस है तो पूरा आपका ऐप डेवलप हो जाना चाहिए। एक दो आप यू शुड हैव डन 1 or 2 पायलट्स, एक दो कुछ टेस्ट कस्टमर्स आपके बन जाने चाहिए। तो आपको एक अपना स्टेज डिफाइन करना बहुत जरूरी है अपने मस्तिष्क में कि आप कौन से स्टेज पे फंडिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या वैल्यूएशन मिलेगा और आपका जो कंपनी का वैल्यू कितना बनेगा। क्योंकि अगर आप शुरू में काफी अगर इक्विटी डाइल्यूट कर देंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत कम मिलेगी। बाद में अगर जाएंगे, आपके पास कुछ कस्टमर्स हो जाएंगे, कुछ रेवेन्यू चालू, इवन दो यू मे नॉट बी मेकिंग प्रॉफिट, बट कुछ कंपनी में अगर पैसे आ रहे हैं तो आपको वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको फंडिंग के समय वो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। एग्जिट, ये बहुत जरूरी है। एग्जिट दो तीन पर्सपेक्टिव से जरूरी होता है। एक तो कि आप जो आपके कंपनी में आया है जो इन्वेस्टर, उसको कैसे एग्जिट देना चाहते हैं। दूसरा, आप खुद कब एग्जिट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो इन्वेस्टर आए इसे एक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल बोलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास एक 100 शेयर हैं, आपके पास मान लीजिए 60 हैं, आपके दोस्त के पास 20 हैं, आपके एक और दोस्त के पास 20 है। तो जो आपका दोस्त 20 है वो मान लीजिए शेयर बेचना चाहता है, तो आपके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई आप किसी बाहरी आदमी को बेचने के बजाय आप पहले हम लोगों को बेचो। यू शुड फर्स्ट सर्कुलेट इट अमंगस्ट योर सेल्फ। उसको हम लोग रोफर बोलते हैं, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। और अगर आप किसी तीसरे को बेचना चाहते हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटर को मत बेचो। नहीं तो क्या होता है, आप जब बोर्ड मिनट्स पे बैठेंगे, आप अगर शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के बारे में जो भी जानकारी रहती है वो बोर्ड में डिस्कस होता है, वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्कस होता है। अगर कोई जो तीसरा शेयर होल्डर है वो मान लीजिए आपके किसी कॉम्पिटिटर को बेच जाता है, तो वो सारा कॉम्पिटिटर जो है जो आपकी सारी जानकारी समझ जान जाएगा। तो फिर आपके जो यूनिकनेस है आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विसेज में वो चला जाएगा। तो ये सब जो एग्जिट है उसको प्रॉपर आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपको थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, थर्ड पार्टी डाइल्यूशन होता है। द अल्टीमेट एग्जिट इज द आईपीओ। ऑब्वियसली आईपीओ भी अलग अलग किस्म के हमारे यहाँ हो गए हैं, अब एसीबीस के भी आईपीओ आते हैं। तो ये सब चीज जो है आपको एक प्रॉपर एग्जिट, ऑब्वियसली जब आप, ये एक टाइम लगता है एग्जिट तक पहुंचने में, एक 3 साल 4 साल 5 साल लगता है। इसमें ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एक जनरली कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग लॉक इन पीरियड बोलते हैं। तो मान लीजिए कि हमने अपने अभी कंपनी बनाई, एक इन्वेस्टर आया और थोड़ा बहुत कंपनी मूवमेंट हुआ एंड वो निराश हो गया कि नहीं भाई आई वांट टू सेल माय शेयर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिनेश पानी देना जरा। तो क्या होता है कि ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो है एक लॉक इन डालें उस पे, कि कोई भी जो शेयर होल्डर है जो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है तो 2 साल 3 साल 4 साल जो है कोई भी शेयर नहीं बेचेगा। तो उससे क्या होता है, ये सब लोग कंपनी में जुड़े रहते हैं, एवरीबॉडी इज टाइड टू द कंपनी, सब लोग कंपनी के ग्रोथ के लिए मेहनत करता है। नहीं तो इफ एवरीबॉडी इज फ्री टू सेल हिज शेयर्स, देन इन दैट केस एवरीबॉडी वुड लाइक टू जस्ट डाइल्यूट हिज होल्डिंग। सपोज कंपनी में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ पैसे नहीं बन रहे हैं, तो बोले छोड़ो यार हटाओ, कौन रहेगा, बेच के निकल जाओ। तो उससे क्या होता है, सब लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। अगर सब लोग बंधे रहेंगे तो सब लोग जुड़े रहेंगे, सब लोग उस कंपनी को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो एक आपको बहुत जरूरी है कि कंपनी में आपका एक जो आर्टिकल्स बने या जो आप को फाउंडर एग्रीमेंट बना है,
इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बनाए तो उसमें जो है सो एक प्रॉपर लॉक इन पीरियड रखें। नाउ वी कम टू समथिंग इज कॉल्ड एज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैं तो एक वकील हूं, तो हमें तो कोर्ट कचहरी जाने की आदत सवेरे शाम रहती है, लेकिन आम जनता बहुत परेशान रहती है कि भाई एक एक केस 3 साल 4 साल 5 साल चलते हैं, वकीलों को फीस पे फीस दिए जाते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से हारे तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ऐसा होता है। बट इसीलिए हमारे कानून में अलग अलग ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है, जो आर्बिट्रेशन है, जो मेडिएशन है। तो आप इंश्योर करें कि अगर आपके पास अगर कोई डिस्प्यूट होने की संभावना अगर है आपके कस्टमर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, आपके वेंडर के साथ, तो एक कुछ निगोशिएशन करने की कोशिश करें। समटाइम यू शुड बाई पीस ऑल्सो। अगर मान लीजिए लग रहा है कि चलो भैया कुछ 10 रुपए का लॉस ही हो रहा है, but then that is saving your time, that is saving your money, your energy, then try to settle it. It is not always important that you should try to litigate, but it is always very important that you should try to mitigate your risk. क्योंकि मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी कर रहे हैं तो कब निर्णय आएगा, उसमें कितना टाइम जाएगा, उसका एक्चुअल स्टेक उतना है भी कि नहीं है। तो ये सब अलग अलग परिस्थिति, इसका कुछ कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। but then you have to it all depends upon proper circumstance, या आप कब करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे। मेडिएशन का कानून अभी हाल में पास हो गया है। इवन मेडिएशन हैज बिकम अ काइंड ऑफ important dispute resolution mechanism. Arbitration in any case is there. अभी मेरे ख्याल से कोई एमएसएमई के बारे में बात कर रहा था। तो एमएसएमई जो है सो एमएसएमई कि में एक फैसिलिटेशन काउंसिल होती है सेक्शन 18 के अंतर्गत। तो उसमें जो है सो बिफोर डिस्प्यूट इज गोज टू एनी काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन, देन एक काउंसिल होती है जो कंसिलिएशन कराने की कोशिश करती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली द आइडिया इज कि जो भी जब भी कंफ्लिक्ट होने की सिचुएशन अगर आए तो आप एक ऐसा कोशिश करें कि वो ज्यादा खर्चीला नहीं बनने आपके लिए और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो। प्रॉपर आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए कि आर्बिट्रेटर कौन रहेगा। जैसे बहुत बार हम एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लिखते हैं कि भैया आर्बिट्रेटर ये अपॉइंट करेगा या दोनों मिलके अपॉइंट करेंगे। उसमें क्या होता है, दोनों का ईगो लड़ जाता है। मैं बोलूंगा मिस्टर ए को आर्बिट्रेटर बनाओ, अगला पार्टी बोलेगा नहीं मिस्टर बी को बनाओ। दोनों का दोनों मिलेंगे नहीं, फिर कोर्ट में जाओ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू ट्राई टू नेम वन पर्सन एज एन आर्बिट्रेटर, दैट मिस्टर सो एंड सो विल बी द आर्बिट्रेटर। So that basically reduces your timeline. Instead of giving options to parties, just name one person. So that can also be done. So that is another method of it. ये मैंने आप लोग को पहले भी कहा। आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको 1000 फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। बट मैं जैसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, वो फ्री टेम्पलेट्स आपके यूनिक चैलेंजेस को नहीं जानते हैं, वो फ्री टेम्पलेट्स आपके यूनिक रिक्वायरमेंट को नहीं जानते हैं। तो those does not help you at all. So please consult anybody. You may consult your parent also, you may consult your friend also, because any third party thought helps you. Because what happens, sometimes we get biased by our own thoughts, and a counter thought by somebody may really help refining that particular document. So that is very very important. वो if कोई कोई मान लीजिए बहुत सारे फॉर्मेट्स यूरोपियन बेस्ड होते हैं कभी कभी, उसमें वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन की भी संभावना हो जाती है, तो ये सब रिस्क रहता है। तो ये मेरा तो हरदम रहता है कि आप जैसे हम मेरे ख्याल में सीआईएमपी से बात कर रहा हूँ, विल बी अनाउंसिंग सून वेरी सून अ लीगल हेल्प डेस्क फॉर ऑल ऑफ यू। हम एक लीगल हेल्प डेस्क बनाने चाह रहे हैं सारे बिहार के स्टार्टअप्स के लिए। इसमें एक निश्चित दिन पे हम सारे स्टार्टअप्स को एडवाइस करेंगे। तो बेसिकली ये अगेन मैं कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगा, तो जब आप लोग ये सिर्फ चीज में पहले डील कर चुका हूँ तो इस ये क्लॉज को मैं करूंगा। ये कुछ कुछ मैंने क्लॉजेस लिखे हैं। आप एक एक कोई बता सकता है कौन से क्लॉज में क्या डिफिशियंसी है, क्या मिस कर रहा है? कैन एनीबडी से व्हाट इज मिसिंग इन व्हाट?
ये माप होता है ना। हाँ ये मे बी फर्स्ट में। हेलो हाँ जी सर बोलिए। पहले में मे का हम लोगों ने यूज किया है, मे को बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। हाँ तो पहला में आपने करेक्ट बोला, ये जो मे शब्द है वो गलत है। तो क्योंकि मे शब्द का जो शब्दार्थ होता है वो उसमें सर्टेनिटी नहीं आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं तो जो जो भी राइट्स है और जो भी ऑब्लिगेशन है वो सर्टेन होने चाहिए और बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ इट बीइंग सर्टेन, इन एब्सेंस ऑफ इट बीइंग स्पेसिफिक, आइदर पार्टी कैन टेक एनी आर्ग्यूमेंट। तो पहला आपने बहुत क्लियर बताया, वो मे शब्द जो है पहले में गलत है। वाले में डिस्क्रिप्शन ऑफ रिज्यूम पार्टी है तो उसको यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट। तो ये आप जो भी बोलेंगे, आप अपना शुभ नाम या थोड़ा परिचय देंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मैं भी आप लोग को जान पाऊंगा। हाँ तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जो दूसरा जो क्लॉज है उसमें जो अगली पार्टी है उसमें बहुत सारी चीजें उनके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मेरी संपत्ति है। दैट इज माई इंफॉर्मेशन विच आई हैव शेयर्ड विथ यू एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। तो इन दैट केस how a confidential agreement is to be dealt upon termination is something which I should decide and you should not decide that. Therefore, that discretion is wrong. Very good. The discretion of the disclosing party. ऐसा होना चाहिए। So that is what is wrong there. Not only the word discretion is wrong there, na. It should be at the desire of the disclosing party. So फोर्थ वन वाले में जो एनुअल वैकेशन पे वो 3 वीक्स का है, उसमें ये नहीं डाला गया कि कैसे ले सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड का है तो वो भी क्लियर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कैसे आप अपने वैकेशंस को यूज कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक बार में 3 वीक्स का वैकेशन ले लूं, एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक हॉलीडेज आर देयर, सो एक मंथ का वैकेशन हो सकता है। सो दिस शुड बी क्लियर कि हाँ वैकेशन एक मंथ में इतना लेना चाहिए या कैसे। Yes, आप almost right हैं. I mean, in fact, you are almost 90% right. But it says that employees shall be entitled to 3 weeks of vacation annually, which may not be carried over into a subsequent year without prior approval of the employer. Now, approval जो है वो कैसा होना चाहिए? It should be in terms of number of days. And it should be in writing. मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर मैंने आपसे फोन पे बात किया था, आपने अप्रूव कर दिया था। ऐसा होता है बहुत बार, सर आपने तो अप्रूव किया था ना। और बोलेगा मैंने नहीं सर, मैंने आपने फोन पे अप्रूव किया था। तो आप क्या करेंगे जरा उसे बताइए। तो उस समय एक किंतु परंतु की परिस्थिति हो जाती है। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कीजिए कि जहां भी अप्रूवल और परमिशन की जब बात अगर आती है, यू शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज टू बी इन राइटिंग। ये सप्लायर वाले में क्या है? इसमें समझ में नहीं आ पाया, ये एनेक्शन ए के बारे में लिखा है, अपेंडिक्स ए के बारे में लिखा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, पता नहीं चलता है। मुझे एक ही आवाज आ रही है, कोई एक ही चीज उत्तर दे रहे हैं क्या? हाँ हेलो, यस सर। इसमें अपेंडिक्स में अगर नेक्सर हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो वकील नहीं है उनके लिए। बट ये यहाँ भी ऐसा लिखना उचित है। मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि योर क्वालिटी शुड मीट दी स्टैंडर्ड्स एज मेंशन इन अपेंडिक्स ए। तो इसमें एक लाइन और भी होना चाहिए कि अगर ये क्वालिटी मीट नहीं करता है तो फलाने क्लॉज के हिसाब से आप पे दंड लगेगा या आपको जो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो दैट सेंटेंस इज कंप्लीट। See, there are 2 parts to it, 3 parts to it. One is delivery, correct? That you have to deliver. Second is the quality of the delivery, and third, which makes this clause holistic. See, क्या होता है, एक क्लॉज को इंटरप्रिटेशन के लिए होलिस्टिसिटी बहुत जरूरी होती है। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो आप डिलीवर करेंगे,
दूसरा आप डिलीवरी का क्वालिटी मीट करेंगे, और तीसरा वो क्लॉज कंप्लीट कब होगा, अगर वो क्वालिटी मीट नहीं करती है तब क्या उसका परिणाम होगा। तो परिणाम किसी दूसरे क्लॉज में लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सारा एक ही क्लॉज में लिखना हो, जरूरी नहीं हो, परिणाम कहीं और लिखा जा सकता है। बट वो नहीं मीट करने पे क्या होगा, एक लाइन यहां लिख देंगे तो क्लॉज होलिस्टिक हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखिएगा तो आप बहुत, आपने करेक्ट बोला भाई साहब कि इसमें कुछ एज सच इसमें कुछ गलती नजर नहीं आ रही है, बट ये मेरे को आपको ये क्लॉज देने का उद्देश्य ऐसा था कि इसमें होलिस्टिकनेस नहीं आती है। तो कोई भी जो क्लॉज है ना वो कंप्लीट होलिस्टिक होना चाहिए फॉर कंप्लीट रीडिंग, नहीं तो एक इंटरप्रिटेशन का स्कोप छूट जाता है। तो वो ये इसके लिए दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मेरा फॉर्म स्टार्टअप लीगल है। मैं आप ही लोग के बीच का हूँ। मैं, मेरा गांव वो हुआ गया सिद्धार्थ नगर के बीच में पड़ता है, बट अभी मैं पुणे में हूँ और हम लोग स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। वी वर्क फॉर स्टार्टअप्स, उनको सारा लीगल गाइडेंस देते हैं। और मैं 20-25 साल से प्रैक्टिस, मैंने स्टार्टअप के फील्ड में नहीं, एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विथ यू। एंड आप लोग को अगर और कुछ अलग से क्वेरी अगर है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेलो सर, इन प्राइवेट एग्रीमेंट में अगर ईसॉप्स का ऑप्शन डाल रहे हैं तो ईसॉप्स में अगर वेस्टिंग पीरियड देना है तो उसको कैसे ये कर सकते हैं उसको? मिनिमम आपको वेस्टिंग पीरियड, देखिए मैं ईसॉप का बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूं। आई डोंट प्रेफर ईसॉप एट ऑल, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैंने एक लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखा है, अगर आप शायद कभी पढ़ पाएंगे तो आप उसको जरूर पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने एक PLS करके एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है, उसको हम परफॉर्मेंस लिंक्ड शेयर बोलते हैं। आई विल कम टू योर क्वेश्चन आल्सो, बट आई जस्ट वांट टू एनलाइटन यू ऑल अबाउट दैट। सी ईसॉप क्या होता है सर? ईसॉप इज अ टेन्योर बेस्ड इंसेंटिव। आपने हमारे यहाँ 1 साल काम किया, आपको फलाना शेयर मिलेगा, करेक्ट? तो वो एक टेन्योर बेस्ड इंसेंटिव हो जाता है, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं रहता है कि नहीं मैं ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढमकाना करूंगा। हाँ, एक अप्रेजल का प्रोसेस रहता है, बट वो अप्रेजल भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो उसके बजाय मैं आई एडवोकेट समथिंग इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस लिंक्ड शेयर, दैट आई विल गेट ओनली दोज शेयर्स which are linked to performance. Suppose let's say I'm a salesman, correct? Or let's say I'm a sales executive, whatever it is, and my job is to, let's say, add customers or let's say open stores. Then I will get this much shares only when I have achieved, let's say, 100 stores I've opened, or I have, issued 200 stores. So only when that particular event happens, then only I'll get those shares. इस शॉप में क्या होता है, वो बहुत बार, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम इट बिकम्स बेसिकली टाइम बेस्ड, टेन्योर बेस्ड। सो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं हो पाता है। देयर इज नो इंसेंटिव per se to, it's just that we just wait for the time to cross. Now आपका प्रश्न था कि वो कब होता है, तो एक मिनिमम 1 ईयर का वेस्टिंग पीरियड होता है, और आगे 1 ईयर के बाद आपको कब वेस्ट करना है, कैसे वेस्ट करना है, आप एक प्रॉपर ईसॉप पॉलिसी बनाइए। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है कंपनी में, आपको एक स्पेशल ईसॉप स्कीम बनती है, उसका एक पुल बनाना पड़ेगा। दैट ईसॉप पुल कैन बी फ्रॉम योर प्रोमोटर शेयर्स, और यू कैन इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ा के आप उसको कर सकते हैं। तो वो सारा उस पर डिपेंड करता है। बट आई डू नॉट एडवोकेट ईसॉप एज अ बिग मेजर, रादर यू शुड ट्राई टू गो फॉर परफॉर्मेंस लिंक्ड शेयर स्कीम देन ईसॉप। हेलो सर, परफॉर्मेंस सर, आप लोग शुभ नाम प्लीज बोलिए, अपनी कंपनी का नाम बोलिए, ताकि मैं भी आप लोगों को जानूं। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। मेरा नाम आसिफ खान है सर, मेरी कंपनी का नाम है टॉप न्यूट्रीको प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जूस बेस्ड कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, जो कोका कोला पेप्सी बनाती है। हेलो, हाँ बोलिए। कोका कोला पेप्सी बनाती है सर, वही प्रोडक्ट मेरा बिहार के लिए है सर। मेरा अभी झारखंड और बिहार में सप्लाई है। टॉर्क करके कंपनी है, टॉर्क, TORK। टॉर्क? हाँ टॉर्क सर, मैं नाम सुना हूँ टॉर्क का। अच्छा चलिए, थैंक यू सर। नहीं, मैंने बताया कि मैं साल में 2-3 बार गांव अपने आता हूँ, तो मैं नाम शायद सुना हूँ टॉर्क का। सर वहाँ सप्लाई असल में है गया में मेरा। हाँ, तो मैं देखिए, मैं बोला कि मैं किसी के मुंह से नाम सुना हूँ टॉर्क का। हाँ, लास्ट टाइम जब PM आए थे तो मैंने ही बताया। हाँ, करेक्ट।
देखिए वकालत में याददाश्ती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मुझे ये शब्द कहीं ना कहीं याद था कि मैं किसी ने नाम सुना हूँ टॉट। चलिए सर, इसके लिए थैंक यू याद रखने के लिए। मुझे इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि सर अगर किसी कंसल्टेंट को हम रखते हैं, किसी को कंसल्टेंट को प्राइवेट कंसल्टेंट रखते हैं हम किसी को मार्केटिंग के लिए चाहे एचआर के लिए, उसको हमको इक्विटी अगर देना है तो ये परफॉर्मेंस शेयर वाला सेम चीज अप्लाइड होगा वहां पे, आप जो बोले हैं? देखिए ये अच्छा लगा। ये आसिफ भाई, ये डिपेंड करता है कि देखिए आदमी शेयर क्यों देता है, पहले आप इसका जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। शेयर आदमी इसलिए देता है कि हम जब स्टार्टअप होते हैं आसिफ साहब, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम सैलरी दें, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल देता हूं कि आप किसी मिस्टर ए को रिक्रूट करना चाहते हैं। मिस्टर ए का एक्चुअल काबिलियत के हिसाब से उसको हम समझें तो उनकी 1 लाख रुपए सैलरी होती है, बट मेरी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं सारा कि मैं उनको 1 लाख रुपया दूं। तो उनको मैं बोलता हूँ भाई साहब मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, और 50,000 के अगेंस्ट अगर आप इतना करोगे तो कंपनी का इतना शेयर दूंगा। सो यू बेसिकली यू नेगोशिएट योर शेयर होल्डिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सर्विस। दैट इज व्हाट यू डू व्हेन यू इशू आइदर ESOP और व्हेन यू इशू अ परफॉर्मेंस लिंक्ड शेयर। इज इट आप लोग को समझ में आ गया ना अभी? सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी इंटरनल कर सकते हैं उसमें? आप सब कुछ कर सकते हैं, ESOP का भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस लिंक का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बट you have to make itself very very clear in your contract that what are the terms and conditions in which you will get those shares and how will that assessment be done। बहुत बार क्या होता है आसिफ जी कि उसका जो असेसमेंट क्राइटेरिया जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। आप उसमें कोशिश कीजिए कि भाई मैं नहीं, आप नहीं, ये तीसरा आदमी इसको इवैल्यूएट करेगा कि आप परफॉर्मेंस, आपका जो परफॉर्मेंस कंडीशन है या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, आप उस पर खरे उतरे हैं कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ अचीव करना हो, सी इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव थिंकिंग। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा, मैं अगर एम्प्लॉय हूं, मैं बोलूंगा सर मैंने तो अचीव कर लिया है, मैं अचीव आपके कारण नहीं कर पाया, ये भी बोलेगा। आप बोलेंगे आपने अचीव नहीं किया, तो वहां पे उस समय कंफ्यूजन की परिस्थिति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना स्कीम डिफाइन कर रहे हो तो कौन सी परिस्थिति में वो आपको मिलेगा, और उस परिस्थिति को या उस पैरामीटर को या उस मैट्रिक्स को कौन इवेल्युएट करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन टुमारो। ओके, लेट एनी थर्ड पार्टी इवेल्युएट दैट। मैं भी निर्णय नहीं लूंगा, आप भी नहीं लेंगे, कोई तीसरा आदमी का निर्णय लेगा कि आप मेरे यास्टिक पे कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए। हाँ सुनील जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सुनील जी। भारद्वाज सर नमस्कार। हाँ सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं? होम टू रीड से बोल रहा था सर। हाँ नाम देखा मैंने सबसे पहली बहुत शुक्रिया सर कि हम लोगों का जो पेन था लीगल में, और शायद आपका आना इस चीज के लिए हमारे लिए सबसे पहले एक ड्रीम फुलफिल हो गया। बिकॉज हम लोग स्टार्टअप में बहुत सारे काम होते हैं, साथ में लीगल एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसके लिए टाइम नहीं दे पाते सभी लोगों को। एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि हमारी ये टेंशन लीगल वाली कोई थर्ड पार्टी अगर कर देती है सपोर्ट, तो हम लोग के लिए बहुत मेहरबानी होगी। हो चाहे IPO हो, जो भी चीजें हैं उससे कम से कम हम लोग सेफ गार्ड रहे हैं सर। मतलब हमें है कि जो भी चीजें हैं उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस ना करना पड़े, बाकी हम अपने बिजनेस में ज्यादा, मार्केटिंग में ज्यादा इसको अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो ये चाह रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म हमें अगर CIMP की तरफ से आपका अगर गाइडेंस मिल जाए हम लोग सभी लोगों को, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है और बहुत अच्छे हम लोग आगे सुनील जी मैं बीच में व्यवधान डालूंगा आपको। जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, मेरी कुमोद जी से चर्चा हुई है, वेटिंग फॉर दिस। हम एक अपने बिहार के स्टार्टअप्स के लिए एक लीगल हेल्प डेस्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रेट सर। और एक फॉर्म हम रहेगा आपके वेबसाइट पे या हमारे वेबसाइट पे, जिसमें कोई भी जो स्टार्टअप है अपना क्वेरी डालेगा, और शनिवार को, हर शनिवार को या प्रॉब्ली ऑल्टरनेट शनिवार को एक निश्चित समय पे मैं उनके साथ 1-to-1 बैठूंगा। ऐसे 2-4-5 के अगर कुछ कॉमन क्वेरीज रहा तो 2-4-5 के ग्रुप में बैठ सकते हैं
और मैं उस क्वेरी को एड्रेस करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं बहुत बार बोलता हूँ, ईश्वर की दया से, पूर्वजों के आशीर्वाद से हम लोग एक बहुत डेवलप्ड इकोसिस्टम में बैठे हुए हैं। पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब बहुत डेवलप स्टार्टअप इकोसिस्टम है। लेकिन मैं इस बार जब अपने गांव गया था, मैं बीएफ गया, शैलेंद्र भाई थे वहां पे, मैं जीरो लैब गया, मैं अपने गांव में स्टार्टअप का कार्यक्रम कराया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। और मैं चाहूंगा कि जिस हद तक, जहां तक मेरी क्षमता है, जहां तक मेरी योग्यता है, मैं दोनों बोल रहा हूँ, जहां तक मेरी क्षमता है, जहां तक मेरी योग्यता है, मैं आप सब लोगों को मदद करूं, और जो संभव है मदद करूं, और बिना किसी हेतु के करूं। ये भी मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। जी सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि सर हमने देखा लास्ट वर्ल्ड के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनी सब लीगल फायदा मतलब आपसे हेल्प ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं, और सब लोग काफी डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे यूनिकॉर्न भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हमने देखा आपके क्लाइंट लिस्ट में, बड़े से स्टार्टअप्स है, सब लोग फायदा उठा रहे हैं, सब लोग आपसे सपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बिहार के होकर, और हम लोग का अगर गाइडेंस मिले आपके थ्रू, तो वो एक मिस कर रहे थे, और वो भी हमें लगता है कि पूरा हो जाएगा हमारा जो ड्रीम। और बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा। और लीगल हेल्प डेस्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी, प्रॉब्ली शायद प्रमोद जी या राजीव जी अनाउंस करेंगे उसको, जब भी अनाउंस करें। परफेक्ट। क्योंकि सर देखिए बात ऐसा है कि केवल हम लोगों ने, आपने बताया कि सैटरडे को केवल बैठ के हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, वो एक हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमें तो पूरा बाय रूट, जड़ से बनाना है। हमें पूरा का पूरा कंपनी का पूरा सिस्टम, और उसका एक सिस्टम डेवलपमेंट सब मैं कुछ जल्दी रेडी ऑफिस करना में खोलूंगा सर, चिंता मत कीजिए। मैं महीने में 2-4 दिन बैठूंगा। और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, और मैं बहुत जगह लेक्चर होता है, और वो लेक्चर के बाद वो फिर बाय बाय हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है, और मैं अपने घर और अपने घर। उसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, और कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग जब भी जरूर सर। आप Sharendra, you can share my mobile number with anybody, any startup who feels I have possibly I have the best time in the morning that you can approach me. आप लोग को जो भी क्वेरी हो, जैसा भी क्वेरी हो, आप मुझे पूछे, मैं उसका यथासंभव जरूर उसका उत्तर दूंगा। और जैसे सुनील भाई ने कहा, मैं हर समय अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अभी कंपनी एथिक्स बनाना है, उसका पूरा का पूरा सब कुछ आप बना हो जाएगा तो हम लोग के लिए नहीं, आसान। वो करेंगे ना, वी हैव फुल टीम डूइंग इट। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो डेवलप्ड इकोसिस्टम में काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो मुझे बड़ी इच्छा होती है कि हमारा सिस्टम भी डेवलप हो। परफेक्ट सर, हमारा परफेक्ट। इकोसिस्टम में भी डेवलप होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। यस सर, हेलो सर, आई एम मैं अपने बारे में बता नहीं पाया था। मैं क्वेश्चन तब से मैं ही कर रहा था। आई एम फ्रॉम वर्जिन ट्राइब। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। नहीं, आपका लास्ट नहीं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो नाम के बाद वाला। आप पहले उत्तर दे रहे थे। हाँ, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जितने लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी के अंदर रिक्वायर्ड, तो उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं कि प्लीज कम अगेन, आई मिस्ड योर फर्स्ट वर्ड, प्लीज कम अगेन। सर जितने लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन का ये किया, तो वो सारे रिक्वायर्ड हैं, करना जरूरी है या स्किप कर सकते हैं? देखिए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा मैसेज क्लियर नहीं जा पाया पिछले 1-1.5 घंटा में। अगर आप उसको स्किप करते हैं, सपोज जैसे मैं फिर से उस प्रश्न पे आता हूँ, आपके साथ एक को फाउंडर है, मैं आपके लिए एक परिस्थिति रखता हूँ, शायद उस परिस्थिति के उत्तर में आपका उत्तर मिले। आपके साथ एक को फाउंडर काम कर रहा है, आप लोग एक बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपके पास है, बट यू नीड समबडी। अगर आप उस को फाउंडर के साथ आपका कोई अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है कि भाई तुम अगर जाओगे तो भाई मेरे आइडिया पे काम नहीं करोगे, ये मेरा आइडिया है, ये मेरी संपत्ति है, तो उस परिस्थिति में अगर आप एग्रीमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, तो लॉस किसका है, जरा मुझे बताइए आप। आपका रहेगा। तो अब वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं है? आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला क्या? यस सर। हाँ, यस सर, मिल गया सर। मिल गया ना आपको अपने प्रश्न का उत्तर।
तो मैं ये कहूं कि जरूरी है कि नहीं है, तो उसका उत्तर जो है सो वो निर्णय आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम्प्लॉय अगर है, बहुत बार हम एम्प्लॉयज को अपना डेटा दे देते हैं, भाई कस्टमर का डेटा ले लो, तुम सबको कोल्ड कॉल करो, राइट। वो जो एम्प्लॉय है, वो आया था ना पिक्चर, वो कौन सा रणबीर कपूर का पिक्चर था, वो सेल्समैन वाला, रॉकेट सिंह। हाँ रॉकेट सिंह, याद है वो पिक्चर रॉकेट सिंह? यस तो सर। वो बैठ के उसी ऑफिस में दूसरी ऑफिस चलती थी उसकी। तो बहुत बार क्या होता है, डेटा रहता है कस्टमर्स के पास, तो वो डेटा का मालिक कौन है? वो डेटा के मालिक आप हैं। बट अगर आप प्रॉपर अपने एम्प्लॉय के साथ अगर एग्रीमेंट नहीं किए हैं कि भाई तू मेरे कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करेगा, जिसको हम लोग नॉन सर्कमवेंशन बोलते हैं लॉ में, कि तुम मेरे कस्टमर्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करोगे, आप उसका उस एम्प्लॉय के खिलाफ आप क्या कीजिएगा? आप फिर देन यू टॉक ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कि आप मेरे एम्प्लॉय थे, आपको इसकी जानकारी नहीं थी, आपको डेटा मैंने दिया। वो बोलेगा आपने डेटा कैसे दिया, किस रूप में दिया, ये डेटा मेरे पास पहले से था, मैं इसी फील्ड में काम करता हूं। तो ये सब प्रश्न जो होंगे जिसका उत्तर आपके पास नहीं रहेगा सर। तो आप ऐसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं जहां इन सब प्रश्नों का आपके पास उत्तर नहीं है, या आप ऐसी परिस्थिति में रहना चाहते हैं जहां पे इन सब प्रश्नों का उत्तर है? तो ये निर्णय आपका है। जैसे एक पहले एक ऐड आया करता था कि एक नारियल, याद है वो, एक नारियल रहता था ऐसे प्लेन, और एक नारियल के ऊपर हेलमेट रहता था, करेक्ट? वो बोलता था ना, वो आई डोंट नो आप लोग को शायद वो ऐड याद है कि नहीं याद है, बहुत पहले की बात है। तो वो ऊपर से हथौड़ा आके मारता था, तो हेलमेट वाले का सर बच जाता था और नारियल वाले का फूट जाता था, बिना हेलमेट वाले का। तो आखिर वो बोलता था सर है आपका, निर्णय है आपका। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। It is your decision at the end of the day that what is important for you and what is not important for you. It is required. Yes, it is required. सर हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, मैंने आपको लिंक्डइन रिक्वेस्ट सेंड किया है सर, कनेक्ट कर लीजिए। आप लिंक्डइन रिक्वेस्ट में उसको एक्सेप्ट करूंगा, आप मेरे स्टार्टअप लीगल पेज को आप फॉलो और लाइक भी कीजिएगा। बिल्कुल कर देते हैं सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोला जाए। आईपी ट्रेडमार्क से रिलेटेड। आपका शुभ नाम? शशांक कुमार, मेरा स्टार्टअप का नाम महाविहार है। महाविहार क्या करता है स्टार्टअप सर ये? सर अभी बैम्बू हैंडीक्राफ्ट्स से है। अरे वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ बोला खुद बैम्बू। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर 3-4 साल हो गया है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए, आर मार्क में मिल चुका है, तो आप जैसे बोल रहे थे तब भी वो सिक्योर नहीं है, कोई दूसरा उस पर क्लेम कर सकता है, तो सर फायदा क्या है आर मार्क लेने का? नहीं 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 नहीं, सुनिए, आप शायद पूरा नहीं समझे। कोई उस पर क्लेम नहीं करेगा, कोई उसको उपयोग करेगा, कोई उसको वही मार्क को कोई यूज करेगा। आपका जो मार्क अगर है, मान लीजिए बैम्बू आपका, आपने महाविहार मान लीजिए करके आपने ट्रेडमार्क अगर बनाया है शशांक जी, तो मल्टीपल क्लासेस हो सकता है, मल्टीपल क्लासेस में रजिस्टर्ड है सर। हाँ नहीं ठीक है ना, इट मे बी रजिस्टर्ड इन ऑल द क्लासेस, so somebody will use it. So why do they use it? They use it क्योंकि ये वो आपका रिपुटेशन को एनकैश करते हैं कि आपने अपनी मेहनत से किसी पर्टिकुलर चीज में आपने अपना नाम जमा लिया है। उनको लगता है कि मैं आज फील्ड में आया हूं, मैं उनके जमाए नाम का इस्तेमाल करूंगा और अपने सामान को उनके सामान के रूप में बेचूंगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट अंडर दी। तो उससे फायदा आपको ये होता है कि अगर वो आदमी आपके मार्क अगर यूज करता है, आप उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है, और जो भी वो फायदा आपके मार्क को यूज करके जो वो कमाया है, वो पूरा का पूरा फायदा आप उससे वापस मांग सकते हैं। उसका फायदा ये होता है। और अगर जो जिस रूडनेस से आपने पूछा कि उसका फायदा क्या है, तो भैया मार्क का फायदा यही है कि आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपका अगर मार्क है तो आपकी बौद्धिक संपदा, जैसे मान लीजिए आपका अपना घर है, ठीक है, अगर आप गेट नहीं लगाइएगा, कल को चोरी हो जाएगा, तो बोलेगा ताला लगा के घर बना के फायदा क्या है कि चोरी हो गया। अरे बट देन यू हैव टू टेक प्रोटेक्शन, राइट? You have to take steps that your house is adequately protected, you are adequately protected. So not only owning that property is important, friends, it is equally important that you take steps to promote that property, you take steps to protect that property. It is very important. So ownership is not all that enough, you have to also protect it.
पर सर अदर पार्टी भी तो ये चीज क्लेम कर सकता है कि वो फायदा उठा, मतलब कि मेरा रनिंग बिजनेस है वो। हाँ, उसमें जो होता है सर, उसमें जो होता है 2-3 कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा पूछा, 2-3 कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट होता है प्रायर यूज का। तो जब आप एप्लीकेशन करते हैं ट्रेडमार्क का मल्टीपल क्लासेस में सर, तो आपको एक तारीख लिखनी पड़ती है कि आपने कौन से तारीख से इस्तेमाल करना चालू किया। ठीक है, तो वो तारीख इंपॉर्टेंट। तो कोर्ट सबसे पहले क्या करती है कि प्रायर यूजर कौन है इस मार्क का। तो अगर उसमें अगर प्रायर यूज आपका है तो उनको वो दिखाना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। जैसे कोई, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट का था, तो कोई इनवॉइस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेडमार्क किया, तो आपका जीएसटी कब का है, आपका पैन कार्ड कब का है, तो वो डेट से एस्टैब्लिश होता है, उसको हम एविडेंस बोलते हैं। वो उससे वो सीक्वेंस आता है कि भाई ये इस मार्क को पहले किसने इस्तेमाल किया। तो कोर्ट जो उसी को हक देती है जिसने उस मार्क को पहले इस्तेमाल किया। बाहर चाहे वो करोड़ों, आपने हो सकता है उस मार्क पे 10 रुपए खर्चा किया हो, अगले पार्टी ने उस पर करोड़ों खर्चा कर दिया हो, लेकिन आपने अगर पहला इस्तेमाल करना अगर चालू किया है शशांक जी, तो आपको वो हक पहला मिलता है। उसको प्रायर यूज बोलते हैं हम लोग। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार सोनी है और मैं आपके शॉप का ही रहने वाला हूँ। आपके बगल में आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हाँ बोला जाता है सर। हम नहीं करते आवाज से नहीं। सर मेरा नाम अनिल कुमार सोनी है। अनिल कुमार सोनी। हाँ अनिल कुमार सोनी। हाँ हाँ बोला जाए सर अनिल जी। हाँ सर, मेरा सवाल था कि जो आपका जैसे वकील सर्च करके एक साइट है जो कि आपका ट्रेडमार्क और इसके लिए कॉपीराइट के लिए काम करता है, इसने 1 साल से हमसे पेमेंट भी लिया, सब कुछ करके उसने थोड़ा सा सजेशन नहीं दिया कि एचपी ब्रांड जो है उसने 9 क्लास 9 में डाल दिया उसने। अब जाके उसका दे रहा है कि ये कंपनियां क्लेम कर रही है। सर उसमें क्या कोई चेंजिंग हो सकता है क्लास का? क्यों बेकार यही हो गया? मैंने 2 स्लाइड आप लोग को दिखाया था, ऑनलाइन लॉयर वर्सेस चैम्बर लॉयर। तो क्या होता है, ये बहुत सारे, मैं किसी स्पेसिफिक वकील सर्च या स्टार्टअप वाला और ये सब के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये थोड़ा अंतर ये पड़ जाता है क्योंकि उनके लिए क्या है सर, वो लोग वॉल्यूम पे काम करते हैं, लाख महीने के ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास, तो वो पर्सनल ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पटना में मेरे ख्याल से काफी आईपी लॉयर्स होंगे और हम जब लीगल हेल्प डेस्क स्टार्ट कर देंगे तो मैं अवेलेबल रहूंगा ही। बट उसे वो आपने एज ए स्टार्टअप वो अप्लाई किया था या एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने अप्लाई किया था? उस समय प्रोप्राइटरशिप था, वो फर्म जो था सोल प्रोप्राइटर। मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप एक नया एप्लीकेशन कर दें। अगर आप डीपीआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं तो आपको 50-60% फीस में कंसेशन भी मिल जाएगा। आप एक नया एप्लीकेशन एक एप्रोप्रिएट क्लास में कर दें। थैंक यू सर, वो बेटर होगा। और अब कंपनी का नाम भी चेंज हो चुका है और मेरा उसके अनुसार हो जाना चाहिए। डीपीआईटी का भी रजिस्ट्रेशन है। विश्वजीत जी, मैंने आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ वो निकल गए हैं सर। अच्छा नहीं। सर अभी तक ले आपने बताया यदि को फाउंडर भाग गया तब पॉलिसी आया, यदि को फाउंडर बनाया और किसी को और वही भाग गया तब क्या होगा? देखिए अग्रीमेंट में 2 चीज, जैसी मैंने को फाउंडर का एग्जांपल दिया आपको, अग्रीमेंट के लिए 2 पार्टी जरूरी है। जो मैंने को फाउंडर के लिए बनाया वो फाउंडर के लिए भी लागू होता है। हो सकता है मान लीजिए फाउंडर के पास आइडिया हो और सॉरी फाउंडर के पास पैसा हो और को फाउंडर के पास आइडिया हो। It can be either way. So that's not a. So I was just trying to give you an example that is applicable to anybody. आप कुछ बोलिए। हेलो, वो है मेरा नाम आलिया फिरदौस फातिमा हुआ। ठीक है, मेरा बैग का काम है, लेदर बैग। मेरा क्वेश्चन ये था सर, ट्रेडमार्क अगर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ सिक्योर कुछ होगा? जैसे आपने बोला घर लिए तो घर को बंद कर दिए, तो वैसे ही कुछ ऐसा कुछ होगा ना जिसको सिक्योर करके रखे, उसको थर्ड पार्टी या कोई कुछ स्टेप से कुछ ना कर सके। उसका सिक्योरिटी एक ही है फातिमा जी की आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो आप उसके ऊपर आर या टीएम लिखें, तो भी आपका स्टेज है आज के दिन में आपके एप्लीकेशन का।
और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके मार्क को कौन ब्रीच कर रहा है। उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको जो आपके सोशल मीडिया और कोई ब्रीच कर रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको अगर कोई ब्रीच कर रहा है तो आपके पास दो रेमेडी रहता है, जैसा मैंने थोड़ी देर एक्सप्लेन किया था। एक होता है पासिंग ऑफ का रेमेडी और एक होता है इन्फ्रिंजमेंट का रेमेडी। तो अगर आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पासिंग ऑफ का केस करना पड़ता है। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड अगर है तो आप इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं। और वो मार्क यूज करके उसने जितना भी फायदा कमाया है अगले पार्टी ने, वो पूरा पैसा आप उससे मांग सकते हैं। और उसमें जब केस फाइल करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल होता है। हमको कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि सर ये देखिए ये मेरा मार्क है, ये मेरे मार्क को दुरुपयोग करके इसमें पैसा कमा रहा है, आप इसको तुरंत जो है आदेश दीजिए कि आप ये मार्क इसका बंद कर दें। अगर आप उस ट्रेडमार्क को आपने अगर कॉपीराइट के रूप में भी रजिस्टर कर कराया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉपीराइट क्यों आवश्यक है, तो कॉपीराइट में क्या होता है आप उसके अगेंस्ट डायरेक्टली पुलिस में केस कर सकते हैं। और पुलिस वाले के पास अंडर 67 पावर है कि उस मार्क से यूज किया हुआ जो सामान है सारे सामान को जाके उठा के वो जब्त कर सकता है। तो इसीलिए कॉपीराइट ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। सर ये सर लेकिन हम लोग ट्रेडमार्क के पीछे ही पड़े रहते हैं, हम कॉपीराइट के पास जाते ही नहीं। Last question, sir. We are taking the last question. No, Shailendra, let them ask as many question as they want. Why are you putting them to last question? Everybody has asked their question. सर ये ट्रेडमार्क जो लेते हैं, कॉपीराइट जो बोल रहे हैं, वो दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या? यस। आप अगर ट्रेडमार्क के कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेम मार्क अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, एक टीएमसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वो कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन, ये सर ट्रेडमार्क जो है वो नाम का लेना चाहिए या लोगो का लेना चाहिए? ट्रेडमार्क नाम का भी ले सकते हैं और लोगों का भी ले सकते हैं, कॉपीराइट सिर्फ लोगों का मिलेगा आप। ओके। और ये सर ये टैगलाइन के साथ देना सही रहता है ये? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेडमार्क में सर कि अगर आप एक लोगो पूरा टैगलाइन के साथ लेते हैं तो लोगो पूरा टैगलाइन को एक प्रॉपर्टी मानी जाती है। ठीक है, आपको अलग अलग अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ता है। वो वर्ड मार्क होता है, डिवाइस मार्क होता है, वो ऐसे अलग अलग मार्क होते हैं। वो सारी चीजें जो बेनिफिट है वो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कंपोजिट मार्क होता है। सर जैसे लोगो कॉपीराइट करवाते हैं लेकिन अदर पर्सन लोगो नहीं चुरा रहा है, वो केवल नाम चुरा रहा है, तो वो उसमें ट्रेडमार्क आपको वर्ड मार्क अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर, वर्ड मार्क किया हुआ है। हाँ, तो आप वो नाम चुरा रहा है तो आप सिर्फ ट्रेडमार्क अगर आपके पास अगर आप शाम को जा सकते हैं या अभी अगर आप पॉसिबल है तो आप अगर नेट पे अगर ओपन कर सकते हैं तो आप ट्रेडमार्क का डेफिनेशन निकालिए। कैन यू जस्ट ओपन योर डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑन योर मोबाइल? It includes trade name. The definition of trademark includes trade name also. So even your trade name can be registered as trademark. अगर आप ट्रेडमार्क का डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ट्रेड नेम भी उस डेफिनेशन में आएगा। आपने देखा? यस सर। उसमें ट्रेड नेम भी है, देखिएगा ट्रेडमार्क के डेफिनेशन में। यस सर। हाँ, तो ट्रेड नेम तो आपका नाम होता है। अगर सर स्टार्टअप का नाम थोड़ा कॉमन है तो उसको क्या ट्रेड नेम मिल सकता है क्या? देखिए कॉमन होगा तो आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो आप जो है सो कंपनी का नाम अलग रखिए और अपना कंपनी का जो बिजनेस नेम है वो अलग रखिए। ओके। जैसे कंपनी एबीसी लिमिटेड हो सकती है, बिजनेस नेम नाइके, रिबॉक कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो कंपनी का नाम आपका हो वही आपका बिजनेस नेम हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, दोनों अलग हो सकते हैं। सर हम लोग का साथ में एक्सपोर्ट का भी क्लास चल रहा है, तो एक चीज पूछना था कि एक्सपोर्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मेरा है वो सही रहेगा कि उसको फिर प्राइवेट लिमिटेड करना सही रहेगा? नहीं, मुझे अब एक्सपोर्ट में लाइसेंसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मुझे पता नहीं है,
बट वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि लाइसेंस एक प्रोपराइटर को मिल सकता है क्या। अगर लाइसेंस एक प्रोपराइटर को मिल सकता है तो टेक्निकली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो टेक्निकली प्रोपराइटरशिप ग्रेट है, बट इन द लॉन्ग टर्म जो अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में प्रोपराइटर अच्छा रहेगा या कंपनी अच्छा रहेगा, ये निर्णय आपको लेना है। सर वो क्वेश्चन था, अगर मैं कोई कंपनी रजिस्टर कराता हूँ तो उस कंपनी के नाम पर मैं कितने फील्ड में वर्क कर सकता हूँ? सर बात का नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला? सर जैसे मैंने गॉडली आर्ट्स या गॉडली प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी रजिस्टर किया, तो गॉडली आर्ट्स एंटरप्राइजेज, हाँ, क्या उस नाम पे मैं कोई शिक्षण संस्थान चला सकता हूँ, कोई होटल रेस्टोरेंट चला सकता हूँ? मतलब एक कंपनी से मैं वेरियस वर्क कर सकता हूँ? सर आवाज आपकी टूट रही है। मुझे जो प्रश्न समझ में आया मैं रिपीट करता हूँ कि आपने गोल्डी नाम के नाम से कंपनी रजिस्टर कराया है, राइट? यस सर। उसको आप वही नाम से आप ट्रेडमार्क करना चाहते हैं? यस सर। और आप करा सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको प्राइवेट लिमिटेड करके ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, आपको गॉडली करके मिल सकता है। ओके सर। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड पे अगर आप ट्रेडमार्क ले लेंगे तो बाकी दुनिया क्या करेगी? जो सैलन सर बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे कैन यू रन द मल्टीपल बिजनेस यूजिंग? यस यस यस। सी नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक हुआ सर। अभिषेक जी, आप जब कंपनी बनाते हैं तो आपका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, करेक्ट? आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाके अगर आप देखिएगा आज शाम को, उसमें देयर आर बाइफरकेशंस। तो एक होता है आपका मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है आपका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट और एक होता है रेसिड्यूरी ऑब्जेक्ट। तो आपके जो मेन ऑब्जेक्ट में जो जितनी सारी चीजें लिखी हैं आप वो सारा चीज कर सकते हैं, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम आपके मेमोरेंडम में डिफाइंड होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं ईटा का कारखाना खोलना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, राइट? अगर वो मेरे मेमोरेंडम में अगर नहीं है देन वो मेरा ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाता है, अल्ट्रा वायरस हो जाता है। तो आपको अपना मेमोरेंडम चेक करना है कि आपके मेमोरेंडम में वो प्रोवाइडेड है कि नहीं, उसमें उसका प्रोविजन है कि नहीं है। तो आप अपने सीए से मेमोरेंडम मांग सकते हैं। आप मेमोरेंडम अपना पढ़ लीजिए, मेन ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिए, इंसिडेंटल पढ़ लीजिए, उसमें जो जो लिखा है वो सारा चीज आप कर सकते हैं। आपको आपके सीए ने मेमोरेंडम एसोसिएशन दिया है आपको? यस सर। हाँ, तो आप मेमोरेंडम में चेक कर लीजिए अभिषेक जी। ओके सर, थैंक यू। और आपसे जो जो लिखा है आप सब कर सकते हैं। जी, हेलो, दिस इज संजय कुमार हियर। मैंने एक सेक्शन 8(1) कंपनी रजिस्टर कराई थी। सेक्शन 8 सेक्शन 8(1), not for profit company. How so it is section 8 basically. Go ahead. So that is named as Strategic Trainers and Mentors Association. The purpose was to enhance the training and mentoring work here in this part of the country. और मैंने ट्रेडमार्क भी उसके अंदर रजिस्टर करने का प्रोसेस किया था। तो वो बहुत मतलब कि नया टाइप का बंदा था, उसने लोगों को बना करके उसको अप्लाई भी कर दिया और उसको उसने मतलब उसका फी वगैरह सब जमा कर दिया। अराउंड 5,000 रुपीज था उसका। तो उसके बाद कुछ अबाउट 3 मंथ्स के बाद कोई नोटिस वगैरह आया था। तब तक वो बंदा का कुछ शादी वादी का चक्कर था, तो आई कुडंट गेट होल्ड ऑफ हिम। तो मुझे कंफर्म मुझे ये नहीं पता कि वेदर दैट लोगो जो हमने प्रोसेस में डाल कर 30 हमने जमा किया था वो मुझे मिला कि नहीं मिला। तो हाउ कैन आई रिवर्ट बैक एंड एंश्योर कि मेरे को वो चीज हो गया होगा? See, Mr. Sanjay, let me again come back to same point which I was trying to explain you earlier, that even though your trademark is not yet registered, that does not preclude you or prevent you from using that mark in your business or in your activity. See, registration and non-registration have nothing to do with you using a trademark. Please try to understand that. That is point number 1. Secondly, what is the status? If you can share the application details, I'll ask my team to go into it and find out what is happening. But I'm repeating you all again and again, trademark has a lot of complications to start with, to end with. Please register your copyright first. अगर आप copyright पे register करेंगे, then also you will get the same protection. उसमें ये इशू सर बता रहा था डिजाइनर की, आपका जो लोगो है वो कॉमन है कई जगह, वो कई लोगों को भी वो भी यूज कर रहे हैं, तो दैट कुड हैव बीन एन इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन।
But then that is what you need to see. That is what I said, that when you are trying to open your company, please do some bit of due diligence so that your logo is not repetitive, your name is not repetitive, your social media handles are same at all the places. तो ये जब आपके मन में जब विचार आता है कि मुझे कुछ करना है, तो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करे उस समय. वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मुझे कल से काम चालू करना है, वो काम स्टार्ट कर देता है. Then that is why how all this problem happens, right? So थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, थोड़ा उसको करना चाहिए उस समय. अब अगर आप डिटेल्स में अगर देंगे तो मेरा मेल आईडी या मेरा नंबर आप लिख सकते हैं. You can always contact with me and we can take it forward. क्या सर आपको नंबर मिल सकता है? हाँ लिखिए 9225. Please note down the number. 9225. Yes. 92255 18255. रिपीट कर दीजिएगा सर. 9225 18255. 9225 18255. किसी ने फोन कर दिया क्या? जी सर. अरे Sorry, हमसे कॉल कर Any more question? No, sir. Anything else? Nothing else, sir. अरे नहीं सर.